अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। हैदराबाद जुबली हिल्स का सीट कांग्रेस के लिए एक वक्त में बहुत ही अहम माना जाता था, क्योंकि 2009 में यहां से कांग्रेस के लीडर पी विष्णुवर्धन रेड्डी, जो पीजीआर के बेटे हैं, उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस को यहां पर जीत नसीब नहीं हुई। पिछले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के कैंडिडेट और फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी यहां से कंटेस्ट किया था, लेकिन वो बीआरएस के कैंडिडेट और एमएलए मगंती गोपीनाथ से हार गए थे। उस वक्त अजहरुद्दीन ने 63,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, मगर सीट कांग्रेस के हाथ से फिर से चली गई। लगभग 16 साल हो गए कांग्रेस जुबली हिल्स में कोई जीत नहीं ला पा रही है। इस बार का बाई इलेक्शन गोपीनाथ की मौत के बाद हुआ है, और यह मुकाबला सिर्फ एक इलेक्शन ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए इज्जत का सवाल बन गया। पार्टी के लिए ये प्रेस्टीज बैटल बन गई थी, क्योंकि जब से तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, इन्हें हैदराबाद के अंदर एक भी असेंबली सीट नहीं मिल पाई। कांग्रेस ने हैदराबाद कंटोनमेंट के बाई इलेक्शन में तो जीत हासिल की, लेकिन सिकंदराबाद पार्लियामेंट सीट वो मुश्किल से हार गई। मलकाजगिरी के चेवला के लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जो दोनों हैदराबाद के शहरी इलाके में आते हैं। इस बार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने कैंपेन को सीधा अपने हाथ में लिया। टीपीसीसी के प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ग्राउंड पर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया। हर मिनिस्टर को अलग अलग डिवीजन में असाइन किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि जितनी ताकत इस बार जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लगाई है, ऑपोजिशन पार्टी में उतनी ताकत नहीं लगी, क्योंकि खुद रेवंत रेड्डी मैदान में उतर गए। कांग्रेस के मिनिस्टरों को मैदान में उतार दिए। जो दूसरे अलग अलग एरियो के एमएलए हैं, उन्हें जुबली हिल्स बुलाया गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जुबली हिल्स बुलाया गया। इसके बावजूद भी जब इन्हें पता लगा कि ये सारे लोग जुबली हिल्स के अंदर जीत नहीं दिला पाएंगे, तो इसके बाद इन्होंने एआईएमआईएम का सपोर्ट भी मांग लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर अपना सपोर्ट का भी ऐलान कर दिया। सपोर्ट का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि खुद जो है नॉमिनेशन के टाइम पे जाकर नवीन यादव से मुलाकात करे पर्सनली। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस और एआईएमआईएम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस सीट को जीतने के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट को। इसीलिए हो सकता है कि यह मुकाबला कांटे की टक्कर होगा। जो भी जीतो, इससे हम यही चाहते हैं कि वहां पर के मुसलमानों का कुछ ना कुछ फायदा हो। एग्जिट पोल के अंदर तो बता रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, कुछ भी हो सकता है एग्जिट पोल के अंदर। एग्जिट पोल सिर्फ 6 बजे तक ही बताती। तो यहाँ पर एमपी, एमएलए, एमएलसी और कॉर्पोरेटर के चेयरपर्सन को भी कैंपेन में उतारा गया था, वोटर्स आउटरीच को और बेहतर बनाया जा सके इसलिए। रेवंत रेड्डी ने खुद रोड शो को लीड किया और लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात की। मिनिस्टर और सीनियर लीडर ने डोर टू डोर कैंपेन चलाया ताकि हर घर तक कांग्रेस का पैगाम पहुंच सके। महेश कुमार गौड़ ने सर्वे और डेटा के जरिए पूरे कैंपेन को सिस्टमैटिक तरीके से चलाया और इंश्योर किया कि हर बूथ पर उनकी स्ट्रैटेजी सही डायरेक्शन में चले। कैंपेन के दौरान कांग्रेस ने हैदराबाद के अंदर अपनी सरकार के वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम को हाईलाइट किया, जैसे कि घर घर बिजली, पानी और यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का कहना है कि वोटर टर्नआउट लगभग 50% के आसपास रहा, जो इनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। वोटिंग के बाद जब एग्जिट पोल आए तो इन्होंने कांग्रेस के हक में जबरदस्त प्रेडिक्शन दिया। यह नतीजा देखकर कांग्रेस वर्कर और सपोर्टर्स के चेहरे खिल गए। सीनियर लीडर्स का कहना है कि अगर जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाती है तो उनके लिए हैदराबाद रीजन में एक नई शुरुआत होगी। अगर से ये लोग जीत जाते हैं, देखिए एग्जिट पोल को मैं रिजल्ट नहीं मानता, इसीलिए बात कह रहा हूं, अगर ये जीत जाते हैं तो ये जीत से इनके कैडर को और ज्यादा एनर्जी देगी और अपकमिंग लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। अब पूरी नजर फाइनल रिजल्ट पर है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खुशी और उम्मीद का माहौल हो गया है। इनका कहना है कि जुबली हिल्स की जीत इनके लिए सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि हैदराबाद में अपना असर दोबारा कायम करने का एक नया मौका है। पार्टी का प्लान है कि इस जीत के बाद ये हैदराबाद और आसपास के इलाके में अपनी मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो देखना यह है कि क्या कांग्रेस अपने इस भरोसे को हकीकत में बदल पाएगी, और क्या 16 साल बाद जुबली हिल्स में कांग्रेस का झंडा दोबारा लहरा पाएगा। ये सब कुछ तभी डिसाइड होगा जब रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। तो 3 बड़े सर्वे एजेंसी इस मिशन चाणक्य, नेशनल फैमिली ओपिनियन और क्यू मेगा ने अपने प्रेडिक्शन दिए हैं, और तीनों ने ऑलमोस्ट एक ही चीज का सिग्नल दिया है कि बीआरएस कांग्रेस से थोड़ा आगे चल रही है। मिशन चाणक्य के सर्वे के मुताबिक बीआरएस को मिल रहे 41.6% वोट, कांग्रेस को 39.43% और बीजेपी को सिर्फ 18.97%। मतलब सीधा है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच में 1 या 2% का फर्क आ रहा। इसीलिए हम इसे कांटे की टक्कर कह रहे हैं, क्योंकि 1-2% का फर्क जब आ जाता है तो मुकाबला टक्कर का चलता है, बता नहीं सकते कि कौन जीतेगा। दूसरी तरफ नेशनल फैमिली ओपिनियन का सर्वे भी कुछ ऐसे ही कह रहा है। इनका डेटा के हिसाब से बीआरएस ले जा रही है 44.49% वोट्स, कांग्रेस को मिल रहे हैं 39.24% और बीजेपी को सिर्फ 10.93%।
यहाँ भी पैटर्न ऐसे ही है, बीआरएस थोड़ा आगे, कांग्रेस के बिल्कुल पीछे और बीजेपी कहीं पीछे छूट चुकी है, बहुत ज्यादा दूर पीछे समझो। अब तीसरा सर्वे क्यू मेगा का, इसने भी बीआरएस को सबसे स्ट्रांग पोजीशन में दिखाया है। क्यू मेगा के हिसाब से बीआरएस को मिल रहे 45% वोट और इन्होंने ये भी कहा है कि बीआरएस के पास 2% एक्स्ट्रा वोट मिलने के चांसेस है। कांग्रेस यहाँ 41 पर खड़ी है जबकि बीजेपी सिर्फ 9% पर, मतलब दोनों बड़े पार्टीज बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला बिल्कुल क्लोज है, लेकिन लीड अभी बीआरएस के हाथ में दिखाई दे रही। अब सबकी नज़र 14 नवंबर पर टिक गई है जब असली नतीजे सामने आ जाएंगे। ये बाई इलेक्शन हैदराबाद के जुबली हिल्स एरिया के लिए तो ज़रूरी ही है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर इसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक सिग्नल भी होगा कि अर्बन वोटर्स किस पार्टी पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। क्या ये बीआरएस के साथ रहना पसंद करेंगे या नए तरीके से कांग्रेस को मौका देना चाहेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि सिलेक्शन का रिजल्ट तेलंगाना की पॉलिटिक्स के लिए एक मूड इंडिकेटर भी बन सकता है। अगर बीआरएस यहां जीत जाती है तो उनके लिए एक मॉरल बूस्टर होगा, जबकि कांग्रेस के लिए सेटबैक। लेकिन अगर कांग्रेस यहां से निकल गई तो इसके लिए एक मैसेज जाएगा कि इनकी स्ट्रैटेजी नए वोटर्स के बीच काम कर रही है। फिलहाल सभी पार्टी के लीडर्स अपने सपोर्टर के साथ काउंटिंग देकर इंतजार कर रहे हैं। जुबली हिल्स में वोटर्स ने अपनी ड्यूटी तो पूरी कर ली है, अब बारी है ईवीएम्स के नतीजों की। ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि किस पार्टी ने सच में जुबली हिल्स के लोगों का दिल जीता है। तो एक और बड़ी अपडेट हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद के एरिया मियाँपुर में पुलिस ने एक बड़ी रेड मार के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है, जहां से 5 फॉरेन नेशनल को गिरफ्तार किया गया है। आजकल कुछ लोग जो बाहर के मुल्कों से आकर यहां पर जिंदगी गुजार रहे, जो गैर मुस्लिम है, वो लोग भी बुर्का पहनकर गंदे कामों के अंदर हिस्सा ले रहे, ताकि वो लोग बुरखे का गलत इस्तेमाल करके अपना चेहरा छुपा सके। तो ये जॉइंट ऑपरेशन था मियाँपुर पुलिस और एसओटी यानी स्पेशल ऑपरेशन टीम का, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस नगर कॉलोनी न्यू हफीजपेट के एक घर में छापा मारा। पुलिस को पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस घर में कुछ इलीगल एक्टिविटी चल रही है और इसी बेस पर कल ये रेड मंडे की रात कंडक्ट की गई। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 5 फॉरेन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक मेन ऑर्गेनाइजर भी शामिल है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक आदमी जिसका नाम दारियास है, उसकी उम्र 28 साल है, जो लाइब्रेरिया का रहने वाला है, वो इस पूरे रैकेट को चला रहा था। दारियास ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए क्लाइंट से कांटेक्ट करता था और उन्हें सीक्रेटली फॉरेन वुमेन्स के जरिए ट्रैप करता था। जरा सोचिए, बाहर के मुल्कों के लोग यहाँ पर आकर ऐसे खतरनाक कामों को अंजाम दे रहे। गली गली में जिना आम हो गया है हैदराबाद में खास तौर पर। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस रैकेट में 4 फॉरेन लड़कियां भी शामिल थी, 2 केन्या से और 2 युगांडा से। क्या जमाना आ गया भाई, केन्या और युगांडा के लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे यहाँ पर। ये सब लोग हैदराबाद में कुछ दिनों से रह रहे थे और इनका काम एक प्राइवेट हाउस में चुपके चुपके चल रहा था। पुलिस ने छापा मारकर इन सब लड़कियों को रेस्क्यू किया और इन्हें रिहेबिलिटेशन होम शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि इनका काउंसलिंग और प्रोटेक्शन का प्रॉपर अरेंजमेंट हो सके। डारियस को पुलिस ने तुरंत कस्टडी में ले लिया और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है। इस पर कई सेक्शन के तहत केस रजिस्टर हुआ है और अब पुलिस और गहरी इन्वेस्टिगेशन कर रही कि और कौन लोग इस रैकेट से जुड़े हुए हैं। ये भी चेक किया जा रहा है कि इन सब के वीजा और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे लोग इलीगल स्टे में इंडिया में रहते हैं और ऐसे ही रैकेट चला रहे होते हैं। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक दारियस ने कन्फेस किया है कि वो कुछ टाइम से हैदराबाद में सेटल था और ऑनलाइन क्लाइंट के जरिए पैसा कमा रहा था। इस पूरे नेटवर्क का बेस सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैटिंग ऐप के जरिए बनता, जहां से क्लाइंट से कांटेक्ट होता था। ये रैकेट काफी डिस्क्रेट तरीके से ऑपरेट कर रहा था ताकि आसपास के लोगों को कुछ अंदाजा ना हो। अथॉरिटीज ने कहा है कि अब उन्होंने टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए और लोगों तक पहुंचने का प्लान बनाया है, जो इस इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। साइबर विंग को भी इन्वॉल्व किया गया है ताकि डिजिटल ट्रेसेस और ट्रांजैक्शन डिटेल्स का पता लगाया जा सके। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है भाई जिना, एकदम बिल्कुल आम हो जाएगा और शादी मुश्किल हो जाएगी। अब देख लो, अब शादी करने के वास्ते 20 लाख रुपए खर्च कर रहे, छोटी से छोटी फैमिली बोल रहा हूँ मैं। बच्ची भी नेक होना बोल रहे, बच्चा भी नेक होना बोल रहे। बच्चे वाले बोल रहे बच्चे सेटलमेंट रहना करते, फुल जबरदस्त बिजनेस रहना, और बच्चे वाला बोल रहा जोड़ी की रकम दबा के होना। दोनों तरफ तराजू का बैलेंस बराबर है। इन्हों सही है, उन्हों गलत है, अपन बोल ही नहीं सकते। कहीं के साथ देख लिया मैं। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक कहता है अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदला दे, और दूसरा कहता है बकील कंजूस को तबाह कर दे। बुखारी 1442। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।